रिपोर्टर राजेंद्र जांगेड़। आज हम आपको एक सक्सेस स्टोरी में ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं। लोग बोलते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस थीम को साकार किया है टोडा भीम पाल्ला रोड निवासी भारती गुप्ता, जिन्होंने आरएएस में 5वीं रैंक हासिल करी है। आज हम पहुंचे हैं सीधे लाइव टेलीकास्ट के साथ पाल्ला रोड उनके निवास स्थान पर, जहां पर मैं आपको बात कराऊंगा भारती गुप्ता जो आरएएस बनी है और उनके पेरेंट्स से, साथ ही में उनकी सक्सेस स्टोरी किस तरह से उनकी जर्नी रही है इसमें। आइए हम सीधे ही आपको रूबरू कराते हैं भारती गुप्ता से। भारती गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो भारती गुप्ता, आपकी स्टोरी जो है वो हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले न्यूज़ 7 राजस्थान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस जर्नी के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो परीक्षा होती है वो होती बहुत मुश्किल है, समय काफी लगता है, लेकिन हमें जुटे रहना चाहिए और उसके बाद जो परिणाम आता है वो निश्चित रूप से ही खुश कर देने वाला होता है। जी। किस तरह से भारती आपकी तैयारी रही है, ये बताएंगे थोड़ा सा? ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मैंने आरएएस 2018 का एग्जाम दिया था, जिसमें मुझे 371 रैंक मिली और अभी मैं कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में जेसीटीओ के पद पर कार्यरत हूँ। जेसीटीओ के पद पर आप कार्यरत है जी। आप भारती जी, आपका ये जैसे दूसरा अटेम्प्ट रहा है, पहले अटेम्प्ट में और उसके बाद आपने जो है दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी, किस तरह से ये जो टाइम रहा आपका और किस तरह से आपने जो है अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दिया? जी, जॉब में रहते हुए थोड़ा सा समय निकालना मुश्किल था, लेकिन मेरा लक्ष्य निश्चित था कि मुझे अपने आपको आरएएस में एसडीएम ही पद लेना है, इसलिए अपना समय मैनेज किया, टाइम मैनेज किया। ड्यूटी तो आपने कब डिसाइड कर लिया था कि आपको प्रशासनिक सेवा में ही जाना है? जी, ये तो शुरू से ही हमारे दादाजी का सपना था कि उनके परिवार में से कोई एक प्रशासनिक सेवा में जाए और लोगों की सेवा करे। मेरे सभी भाई बहन भी सरकारी सेवा में हैं, अच्छे पदों पर हैं, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। तो आपके प्रेरणा स्रोत आपके खुद के भाई बहन रहे हैं? जी, बड़े भाई और बड़ी बहन दोनों मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्होंने मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। माँ बाप का आपके लिए किस तरह से सहयोग रहा है आपकी इस जर्नी में? मैं सबसे पहले आपके पिताजी से बात करना चाहूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। किस तरह से आपने भारती को जो है माहौल दिया और इनकी पढ़ाई पर आपका मतलब जो है कितना आपसे मतलब वो रही है? जब ये पढ़ती थी तभी से जो हमारा टारगेट था कि तुम्हें आरएएस बनना है, क्योंकि स्टेट सर्विस हो जाए, स्टेट में ही रहोगी और अपन को जो है उसी टारगेट पे चलना है। इसका कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ, वो छोड़ दिया। एसएससी में 3-4 बार सिलेक्शन ले लिया। सर, आप खुद एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक रहे हैं, आपके बेटे बेटियां सारे लोग जो है सर्विसेज में आए हैं, कितनी खुशी होती है एक गार्जियन होने के नाते? सर, आज हमको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। हमने जो मेहनत की, बच्चों पर प्रति जो त्याग और मेहनत की, उसका परिणाम हमें सामने आ गया, सामने मिला। मैं आपकी भारती की माता जी से भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मैडम, स्वागत है आपका। आप विशाखा गुप्ता जी, आपको कैसा फील हो रहा है आपकी बेटी दोबारा दूसरी बार में दूसरे प्रयास में भी आपको जो आरएएस बनी है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी ने अपना नाम कर दिया, मेहनत करी थी खूब और पढ़ाई करके हमारा नाम ऊंचा कर दिया। जी, आप हाउसवाइफ हैं और एक हाउसवाइफ के लिए बच्चों की केयर करना, बच्चों के उनके टाइम के हिसाब से इनकी जो तैयारी रही है उसमें कितना आपको कहाँ दिक्कतें आई थी? मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ, पढ़ाई के टाइम पे ये पढ़ाई कर लेती थी और मैं भी कह देती थी इनसे, बेटा आपकी पढ़ाई करो, फ्री हो जब मेरे साथ। चलिए, वापस से मैं भारती जी के पास आता हूँ। भारती जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में जानूंगा। आपकी स्कूलिंग कैसे रही है और पढ़ाई के में आपने क्या क्या किया है? जी, बचपन में मैंने अपनी स्कूलिंग अपने लोकल शहर टोडा भीम से ही की है। उसके बाद मैंने 11वीं और 12वीं यहाँ राजकीय विद्यालय टोडा भीम से की है। जी। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज बीटेक किया है पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा बीटेक हुआ है। आपने थर्ड मेरिट आरटीओ कोटा पूर्णिमा कॉलेज में बीटेक करते हुए हासिल की थी? जी। उसके बाद आपने 2018 का जो आरएएस था, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका रहा था, उसमें आपकी 371वीं रैंक आपकी आई थी। तो क्या लगा था उस वक्त? आपने ज्वाइन नहीं किया था तो सपना क्या था? ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मन में एक कसक थी कि बनना तो एसडीएम ही है, तो ये है कि ज्वाइन करते हुए अपने को अपने लक्ष्य के लिए पुनः जुट जाना है और लक्ष्य को जब तक पा लेना है तब तक रुकना नहीं है। तो दोबारा प्रयास किया गया और ज्यादा मेहनत की गई और अंत में आज मुझे लगता है कि ठीक परिणाम आया है। जी, भारती जी, एक सवाल मैं हमारे दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगा। सोशल मीडिया के बारे में आप अच्छे से अवेयर हो और आज की जो यंग जनरेशन है
वो ज्यादातर अपना जो समय है सोशल मीडिया को देना चाहिए। सोशल मीडिया किस तरह से अपनी पढ़ाई में हेल्पफुल हो सकता है, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, आज के समय में मैं कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक आपके लिए दोधारी तलवार की तरह है। अगर आप उसका अच्छा यूज करेंगे तो आपकी पढ़ाई में बहुत योगदान देगा, नहीं तो समय खराब करने में भी वो एक बहुत बाधक बनता ही है। अभी सब जो भी मटेरियल्स हैं और आपके पास किताबें हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी है वो टॉपर्स वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो इंटरनेट का उपयोग सही तरीके से करें तो वो पढ़ाई में बहुत योगदान देगा। ये आपका हमारे युवाओं के लिए और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और मेरा कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज, सोशल मीडिया का किस तरह से वो इस्तेमाल अच्छे करते से हैं। यूथ जो है हमारा मोस्टली 11th-12th के बच्चे हैं, वो ये डिसाइड तक नहीं कर पाते हैं। जहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं जाना तो सिविल सर्विसेज में ही है, तो उन बच्चों के लिए जो अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने में, स्क्रॉल करने में, रील्स देखने में व्यर्थ करते हैं, उनके लिए एक मैसेज। मेरा उन सबसे ये कहना है कि आप अपनी ताकत देखें कि आप किस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, कि आप अपना क्षेत्र पहचानें और उसमें पूरी तरह जुट जाएं। सोशल मीडिया एक भ्रम की तरह, अभी आप उसमें ना फंसें तो ठीक नहीं होगा। ये समय आपका अपने करियर के लिए, अपने परिवारजनों के लिए कुछ बेहतर करने का है। उसका समुचित उपयोग करें और अच्छी प्रेरणा लें, समय का सही उपयोग करें। जी, आपने बात करी थी सेल्फ स्टडी, आपकी खुद की तैयारी जो थी वो काम आई थी। आपने पहले अटेम्प्ट में जैसा कि बताया कोचिंग वगैरह की हुई है? जी, पहले अटेम्प्ट में मैंने, मेरा जब प्री हो गया था तब मेंस के लिए केवल मैंने मेंस का क्रैश कोर्स स्प्रिंग बोर्ड करवाती है वहां से किया था। उसके बाद चूंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था और जॉब के साथ कोचिंग करवाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी करते हुए अपनी तैयारी को किया और जहां पिछले अटेम्प्ट में जो भी कमियां रह गई थी उन पर काम करते हुए अच्छी मेहनत की थी। जी, बहुत अच्छी बात है। और आपने दूसरे प्रयास में आपने अभी जो 5th जो रैंक हासिल करी है उसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। और एक बार हम आपसे आपकी जो प्रेरणा शुरू रही है, आपकी बड़ी बहन अर्पिता जी, मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा दर्शकों को, जो आप जो है AA ऑफिसर सेंट्रल रेलवे मुंबई पोस्टेड है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। मैम किस तरह से आपने इनको बड़ी बहन होने के नाते या फिर मेंटोर होने के नाते गाइड किया था, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं इससे बड़ी बहन हूँ। मैंने पहले 2016 में आरएस दिया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसके बाद में मैंने इसको उसके बाद में मैंने इसको बोला कि हमें अपने पिताजी का, दादाजी का सपना पूरा करना है, चाहे मैं करूं या तुम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2018 के जब एग्जाम था, ये अहमदाबाद जॉब कर रही थी, तो मैंने इसको बोला कि वो जॉब अच्छी है लेकिन हमें हमारा टारगेट नहीं भूलना है। एसएससी के थ्रू वापस आ गए थे, तो आपने यहाँ पे उनको गाइड किया कि नहीं आप सिर्फ पे ही फोकस करें। तो उसके बाद ये हम दोनों ने साथ में मिलकर तैयारी की। प्री के टाइम पे मैंने इसको हेल्प किया कि ये ऐसे पढ़ना है, ये वाली बुक्स हमारे लिए अच्छी है। और 2021 में भी हम साथ ही में पढ़ा करते थे। ये भरतपुर जॉब थी तो मैं भी इसके साथ ही चली गई थी और साथ में हमने नोट्स बनाए। कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स ये बना लेती थी, कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स मैं बना लेती थी। फिर हम साथ में मिलके एक दूसरे को पढ़ाते थे। ये मुझे बताती कि देखो मैंने ये नोट्स बनाया है, मैं उसको बताती थी कि ये नोट्स हमने बनाए। तो हम साझा स्टडी करते थे और आज परिणाम सामने है। क्या आपके मन में भी कभी रहा था सिविल सर्विसेज में जाने का? जी, मैंने इस बार भी इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन का सिलेक्शन हो गया और जिसकी मुझे बहुत खुशी है। ये भी बहुत बड़ी बात है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आप वर्तमान में AA ऑफिसर सेंट्रल रेलवे मुंबई पोस्टेड है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे जो फैमिली होती है वहां पर कई बार दिक्कतें ये आती हैं कि सर्विसेज में होने के बाद आप समय नहीं दे पाते हो, तो आपने एक मेंटोर की भी भूमिका निभाई, एक बड़ी बहन की भी भूमिका निभाई। कहाँ ज्यादा दिक्कतें आई, एज ए मेंटर या फिर एज ए बड़ी बहन? मेंटोर तो ये मेरी मेंटी बहुत अच्छी थी। जब मैं इसको पढ़ाने के लिए बोलती थी ना, तब तो ये बहुत आराम से पढ़ लेती थी। लेकिन बड़ी बहन के तौर पे मुझे थोड़ा कभी इसको डांटना भी पड़ा, तो हमारी कभी कभार हो भी जाती थी। मैं इसको बोलती थी कि देखो ये अच्छे से पढ़ ले, तो वो तो ये सारी चीजें मानती थी मेरी। तो मेंटोर के तौर पे तो मुझे कभी आया ही नहीं। मैं इसको एक बार बोल देती थी कि देखो ये पढ़ना है, तो इसके लिए वो हो जाता था कि इसने बोल दिया तो मुझे पढ़ना ही है। पढ़ना ही है। चलिए वापस एक बार भारती जी के पास फिर से आते हैं हम। भारती जी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दिक्कतें आती हैं, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं हो पाता या कई बार होता है कि सपना आपका खुद का नहीं होता लेकिन आपको करना होता है, कई बार सपना आपका खुद का होता है। जो बच्चे या जो बच्चियां अभी वर्तमान में तैयारियां कर रही हैं, उनको किस तरह का एनवायरनमेंट एक फैमिली को, गार्जियन को देना चाहिए, या फिर जैसे मेंटोर की अगर बात करें तो आपके पास बड़ी बहन भी थी और आपको समय समय पर एज ए मेंटोर के रूप में गाइड भी करती है, इस बारे में आप फैमिलीज को या गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे?
मैं सभी इन पेरेंट्स को, गार्जियंस को ये कहना चाहूंगी कि एक तो आप जेंडर बायस ना रखकर, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको समान माहौल दें। आज के समय में बेटियां भी बहुत बाजी मार रही हैं, सबको समान एनवायरनमेंट दे पढ़ने का, और उन पे भरोसा रखें। ऐसा हो सकता है कि पहले या दूसरे प्रयास में वो सफल ना हो, तो आप खुद निराश ना हो और उन्हें निराश ना करें। उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है, आप उनका सहारा बने, सपोर्ट सिस्टम बने, और उन्हें प्रेरणा दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, हमेशा प्रोत्साहित और करें। कई बार ये होता है कि ज्यादातर बच्चों को देखा है आपने कि तैयारी बहुत बच्चे करते हैं और कई बार पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं सक्सेस हो पाते हैं तो टूट भी जाते हैं। तो वहाँ किस तरह से उनको मेंटली टफ होना चाहिए, क्या चीजें हैं जिन पर उनको ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा आपसे लंबा समय मांगती है, धैर्य मांगती है, और कभी कभी होता है कि आप 1-2 प्रयासों में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आपको डटे रहना चाहिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, और पूरी तरह जुट जाएं कि जब तक हम इसको पा नहीं लेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। धैर्य की बात आई, डिमोटिवेशन की बात आई, तो किस तरह से सेल्फ मोटिवेशन काम करता है एक तैयारी कर रहे बालक या बालिका के लिए? सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कोई बाहर से मोटिवेट कर रहा है तो आप 1 या 2 दिन मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, आपने जिस लिए वो लक्ष्य बनाया है, कि आपने क्या सोच के वो लक्ष्य बनाया था कि मुझे अपने परिवार का सपना पूरा करना है या मुझे लोगों की सेवा करनी है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखें। आप बनने के बाद जो आप लोगों के लिए कार्य करेंगे उसको ध्यान में रखें, वही आपके लिए हमेशा सेल्फ मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। तो सेल्फ मोटिवेशन से बढ़कर इस दुनिया में और कोई मोटिवेशन चीज नहीं होती, ये आपका मानना है। और सोशल मीडिया की आपने बात करी थी, किस तरह से आप उनको पढ़ाई में यूज कर सकते हो। अगर टाइम स्पेंड करना ही है तो सिर्फ अपनी पढ़ाई की चीजें ही देखें, ये आपका मानना है। आपकी सक्सेस की जर्नी में सोशल मीडिया ने या बुक्स ने, इनमें से दोनों ने ज्यादा किस चीज ने हेल्प किया है? मैं कहना चाहूंगी कि पहले अटेम्प्ट में चूंकि मैं जयपुर ही थी तो बुक्स ने मेरी मदद की, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में भरतपुर थी तो बार बार मेरे लिए जयपुर जाकर मटेरियल खरीद पाना संभव नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली, ऑनलाइन मटेरियल देखा, और जो भी ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है उससे मदद की। बुक्स भी कभी कभार नहीं अवेलेबल हो पाती थी तो सॉफ्ट कॉपी ली, उनको प्रिंट आउट निकलवाया, उनसे पढ़ाई की। तो ये आपकी जर्नी रही थी, है ना। अभी मैं कोई जो बालक बालिका है सपना देख रहे हैं, सजे हुए हैं कि नहीं आईएएस बनना है, गार्जियन भी सपना अपने बच्चों के लिए सजे हुए हैं, ठीक है, आखिर में उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी तरफ से क्या देना? हाँ, मेरी तरफ से यही उन सबको संदेश रहेगा कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, उस पर पूरी तरह जुटे रहें, फोकस करें, डिमोटिवेट ना हो, एक शेड्यूल बनाएं, अपना एक फिक्स टाइम शेड्यूल बनाएं, उसी को फॉलो करें, अपनी किताबें, अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड कर लें और रुके नहीं, चलते रहें, आपको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। चलते रहने से ही मंजिल मिलती है, और बैठने से, थका के आने से, बैठ जाने से तो सक्सेस नहीं मिलती। लास्ट में आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, व्यक्तिगत एक सवाल है आपका हमारा दर्शकों के लिए। इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, आपके इस ड्रीम से हटकर थोड़ी सी मैं बात करूं तो आपकी हॉबीज इसके अलावा और क्या क्या रही? मेरी एक गार्डनिंग बहुत अच्छी हॉबी रही है, और इसने मुझे मेरी जर्नी में बहुत योगदान दिया है कि जब भी मैं परेशान होती थी या लगता था कि सफर थोड़ा मुश्किल है, तो मैं पेड़ों के साथ समय बिताया करती थी, मतलब उनका देखभाल करना, कटाई छटाई करना। तो उनसे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता था कि जब ये कभी कभी हमें लगता है कि ये बीज उगेगा नहीं या ये पेड़ चलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों बाद आपको लगता है कि नई पत्तियां आ गई हैं उसमें भी एक जब नई जान आ जाती है तो वो आपको भी एक प्रेरणा का काम करती है कि आपको खुद को भी एक नई उम्मीद देती है। जी, बस अपने आप को तराशते रहना है, मोटिवेट होकर नहीं बैठ जाना, या फिर जो फूल होता है वो सुगंध तभी देता है जब वो खिलता है। तो आपको ऐसा नहीं कि मुरझाए हुए फूल है वापस से फूल नहीं आएंगे, ये आपका है। नेचर से आपका काफी लगाव रहा है। और इसके अलावा कोई और हॉबी? इसके अलावा तो मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो उनसे काफी मनोरंजन हो जाता है, और आप जब उनके साथ होते हो तो अपनी सारी समस्याएं भूल जाते हो। तो मेरा समय ऐसे ही पढ़ाई के अलावा मैं अपना समय इन 2 चीजों में व्यतीत किया करती थी। जी, आपकी स्ट्रेटेजी की बात बताइए। तो आपका जो अटेम्प्ट, अभी आपका जो अटेम्प्ट में आप सक्सेस हुए हैं, तो जो पढ़ाई का जो आपका मैनेजमेंट होता था, एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है, उसको कैसे मैनेज करते थे, किस तरह से आपने समय को बांटा हुआ था? मैंने, चूंकि मेरे पास शनिवार और रविवार का ऑफ हुआ करता था, तो मेरा ये डिसाइडेड था कि मुझे शनिवार और रविवार को ज्यादा समय देना है, तो उन दिनों में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई का रूटीन था। क्योंकि मेरा ऑफिस टाइमिंग सोमवार से शुक्रवार में 9:30 से 6 था, तो 3 से 4 घंटे सुबह निकालना होता था, और 2 से 3 घंटे चूंकि शाम में थक जाते हैं, तो शाम में 2 से 3 घंटे निकाला जाता था। काम की बात की आपने कि ऑफिस के काम के बाद, तो ऑफिस में क्या अभी कहाँ काम कर रहे थे जब आपने ये तैयारी भी चल रही थी? अभी मैं कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में भरतपुर में पोस्टेड थी। भरतपुर पोस्टेड है आपका, और उसके बाद आपने जॉब के बाद टाइम अपना मैनेज किया है? जी, कभी कभी हम फील्ड में होते थे तो फील्ड में जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है उसमें मैं अपना करंट अफेयर्स एंड न्यूज वो देख लिया करती थी, ताकि ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो भी यूटिलाइज हो सके। कितने घंटे की सिटिंग आवश्यक हो जाती है आपके लिए?
सिटिंग आप एक साथ 2 से 3 आवर्स की लगा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। 2 से 3 आवर्स के ज्यादा आप कंसंट्रेशन नहीं बना सकते। 3 आवर्स या 2 आवर्स जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से अपना सिटिंग पावर बनाए। मेरी 3 आवर्स थी कि 3 आवर्स के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है और इतना ही मिल पाता था, क्योंकि सुबह 3 घंटे का होता था और 2 घंटे का एक छोटा वो बनता था, शेड्यूल बनता था। शाम में 2 घंटे का एक छोटा टाइम स्लॉट रहता था। ये आपका रहता था। आखिर में एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कि जो टाइम आपने इस तरह से मैनेज किया है, ऐसे ही जो और अभी बच्चे तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए इस टाइम को कैसे मैनेज किया है? और आखिर में आपकी बड़ी बहन के अलावा IAS या RAS कौन ऐसे हैं जो आपके लिए आइडल रहे हैं, आदर्श रहे हैं? जी, टाइम के लिए तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि सबके पास वही निश्चित 24 घंटे ही है। आप अब देखें कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, उसको नोट डाउन करें और उसको कट करने की कोशिश करें कि अगर आपका टाइम कहाँ जा रहा है उसको कट करें। दूसरा, आइडल की बात करें तो मेरी बड़ी बहन के अलावा मेरे बड़े भाई मेरे आइडल रहे हैं और मुझे प्रेरणा मिली जब मैंने ग्रेजुएशन किया 2016 में, तो उस समय टीना डाबी मैम फर्स्ट रैंक लेके आई थी, तो उनसे भी काफी प्रेरणा मिली। तो टीना डाबी आपकी जो IAS है, करंटली वो जैसलमेर कलेक्टर हैं, तो वो आपकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। फैमिली की मैं थोड़ा सा बात करूं, मम्मी पापा के अलावा आप जैसा बता रहे हो बड़ी बहन आपकी मेंटर का काम कर रही है, बड़े भाई साहब के बारे में बड़े भाई आपके अंचल गुप्ता जो है वो एक्सीएन है यूपी बोर्ड जल निगम में, उनका किस तरह से सपोर्ट रहा आपको? उनका सपोर्ट इस तरह से रहा कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। जब मेरा CGL में 2-3 बार सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रम में नहीं आना है, हमारा जो निश्चित लक्ष्य है उस पर ही ध्यान रखना है, भटकना नहीं है। अगर आपको छोटी अचीवमेंट मिल भी जाती है तो आपको रुकना नहीं है। तो उनका योगदान सबसे ज्यादा इस बात में रहा और उन्होंने पढ़ाई को लेकर, एग्जाम की जो डिमांड होती है उसको लेकर अपना एक्सपीरियंस रहा था उनका, तो उन्होंने उसको लेकर अपना गाइड किया और बोला कि हमें एग्जाम की जो प्रोसेस है उसे किस तरह टैकल करना है वो बताया। प्रेरणा गुप्ता आपकी बड़ी बहन, आपसे जैसे बड़ी एक और बड़ी बहन आपकी अर्चना गुप्ता जी जो सरकारी अध्यापक भी हैं, क्या उनका भी सपोर्ट रहा है जर्नी में? बिल्कुल, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। जब भी मैं परेशान होती थी तो मैं उनको फोन लगाया करती थी और मैं उनसे बातें किया करती थी, तो वो मुझे मोटिवेट करती थी कि नहीं, ये अपना एक सपना है, अपने को रुकना नहीं है और अपने को पढ़ाई करनी है। कभी कभी वो अपने एक्सपीरियंस साझा करती थी, चूंकि वो सरकारी अध्यापिका हैं तो उनके सामने कई ऐसे एग्जाम्पल भी आते थे छोटे बच्चों के, तो वो अपना अनुभव मेरे साथ साझा किया करती थी, उससे मुझे एक अच्छा प्रेरणा मिलती थी। तो ये आपकी जर्नी रही है और फैमिली सपोर्ट इस तरह से मिलता है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं, आप रूबरू करवा रहा हूं मैं न्यूज़ 7 राजस्थान पर राजेंद्र जहांगीर टोडावीन पार्लर रोड, जहां पर इनके निवास पर आज हम आए हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं लाइव में। फैमिली की मैं बात करूं, आप माँ बाप के अलावा आपकी 2 बड़ी बहनें, उनसे सपोर्ट मिला है आपको और भैया से भी सपोर्ट मिला है, सारे लोग सर्विसेज में है। तो इस तरह से आपकी ये जर्नी रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत भारती गुप्ता, एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।